अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सीरीज किस तरह बनाते हैं, और सीरीज के ऊपर बेसिक ऑपरेशन को डिस्कस किया था। अब हम डेटा फ्रेम को देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। डिफरेंस पहले भी किसी हद तक समझ आ ही गई थी कि जो सीरीज होता है वो उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, और जो डेटा फ्रेम होता है वो जिस तरह एक्सेल के अंदर हमारे पास पूरा टेबल होता है, टेबल की फॉर्म के अंदर ये इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, अभी समझ आ इसको गया। एक्सप्लेन करो, ये क्या बता रहा है, समझ आती है? ये एक सेकंड समझना पड़ेगा काफी इससे। सीरीज 1 2 3 है, दूसरी सीरीज XYZ है। ठीक है, यानी कि डाटा दो फ्रेम। कॉलम्स बनने चाहिए, एक 1 2 3, एक XYZ। सही है। सीरीज को हमने किस तरह बनाया? लिस्ट को यूज करते हुए। हाँ। ठीक है, और हमने अब सीरीज का इस्तेमाल करके डेटा फ्रेम बना रहे हैं फ्रॉम सीरीज। डिफरेंट सीरीज को अगर हमारे पास दो तीन कॉलम डिफरेंट अलग अलग है तो उनको पकड़ के हम जोड़ देंगे तो वो डेटा फ्रेम बन जाएगा। चेक करते हैं इस कोड को रन करके। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम तो बना है, लेकिन जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं बना। यानी हम क्यों? सोच रहे थे कि 1 2 3 नीचे की तरफ आएगा, और XYZ भी नीचे की तरफ इस तरह आएगा, यानी कि सही है। लेकिन फोर वो आगे की तरफ है ना। 5 वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका हल भी फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई। समझ आइए, वो आगे की तरफ जा हाँ। रहा है। तो इसका हल ये है कि हम इसको ट्रांसपोज कर देना, तो ये सीधा हो जाएगा। पहला, अच्छा ट्रांस। अब ये सारे फंक्शन एक जगह पे करके, ये सारे मेथड्स एक जगह पे, फंक्शन मेथड एक जगह पे करके जब लिखे होंगे ना, तो हमें याद रहेगा कि यार ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। ट्रांसपोज को कैपिटल टी से लिख के चेक करते हैं तब भी काम कर जाता है। खाली कैपिटल टी लिख दो तब भी ये वर्क कर जाता है। डेटा फ्रेम बना लिया। अच्छा, ये हमें ये जो ऑटोमेटिक आ रहा है उसकी हेल्प लेते हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट ठीक आता है? अब ये देखो, उसने बता दिया। अब हमें समझ आ गई यार, डीएफ के अंदर हमें अलग से कॉलम्स, जिस तरह हम कॉलम्स डेटा फ्रेम के कॉलम्स को चेक करते हैं, यहाँ पे अगर खाली हम लिखे तो कॉलम डिस्प्ले होने चाहिए। ये कॉलम आगे बता रहा है कि स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और स्टॉप हो रहे हैं 2 के ऊपर, और स्टेप उसके अंदर क्या है, 1 का स्टेप है, यानी एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। एक रेंज ऑफ इंडेक्स है कॉलम के अंदर, यानी कॉलम के अंदर जो है वो इंडेक्स नंबर ही शो हो रहे हैं। अब जब हमने कॉलम चेंज कर दिया, अब जब हम कॉलम को चेक करते हैं, अब बताया उसने कि कॉलम जो है वो नंबर है और लेटर है, और डेटा टाइप उसकी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह करके हम कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ऊपर हमने डिक्शनरी से बनाया था ना, डिक्शनरी पाइथन के अंदर इसको बोलते हैं कि यहाँ पे हमने नेम देना होता है, फिर अंदर बताना होता है कि उसके अंदर क्या चीज़, वो किस चीज़ का के बारे में है। मतलब यहाँ पे बताना है कि वो किस चीज़ के बारे में, और अंदर उसका डेटा सारा देना है। और फिर सेकंड एलिमेंट इसी तरह उसका डेटा, थर्ड एलिमेंट इसका डेटा। तो ये पाइथन के अंदर डिक्शनरी होती है। तो अब हम डेटा फ्रेम जो है वो डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर हमने सीरीज सही बनाई। मतलब जैसे ऊपर हमने सीरीज बनाई थी ठीक है। बिल्कुल उसी तरह। इसको रन करते हैं तो ये समझ हमारे गया। पास डेटा फ्रेम बन गया, जिसके अंदर नेम आ रहा है, एज आ रही है, और उसके बाद एक और पोजीशन का कॉलम आ रहा है। तो डेटा फ्रेम इन्फो अगर चेक करें, तो वो बता रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये भी एक मेथड है जिससे हम उससे डेटा फ्रेम से रिलेट की के चीज़ें चेक करते हैं कॉलम्स की।
कि नोटनल वैल्यूज़ कितनी है, डेटा टाइप भी बता देता है ये साथ, और कॉलम का नेम वगैरह। ये कॉलम नेम आ गया, 3 कॉलम इसके अंदर है। और जिस हम्म। तरह हम CSV फाइल इंपोर्ट करते हैं उसी तरह का ये डेटा हमने अभी क्रिएट हाँ कर समझ लिया है। आ गया। और तीसरा भी डायरेक्ट लिस्ट से, जिस तरह हमने ऊपर लिस्ट से सीरीज बनाई थी और फिर सीरीज से यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, तो इस तरह हम डायरेक्ट लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। लिस्ट ऑफ लिस्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और साथ कॉलम नेमिंग भी साथ ही अंदर दे दिया कि कॉलम के ये नेम होने चाहिए। कॉलम नेम एक बार ये हटा के सिंपल करते ताकि इस चीज़ को भी समझ पाए। यहाँ पे हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट दे दी, यानी ये तो एक मेन लिस्ट है ना, ये वाली जो पर्पल से शो हो रही है ना, ये हमारी मेन लिस्ट है। नहीं जैसे उसके फिर अंदर ये से वो। फिर लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट है। अब DF2 को रन करते हैं, ये हमारे पास टेबल बन गया। अब DF2 के आगे हम कॉलम्स को लगा के कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। ये कॉलम अपडेट हो गई, या फिर हम डायरेक्ट उसके अंदर भी रख के काम कर सकते हैं। ये तो हो गया डेटा फ्रेम क्रिएट किस तरह करते हैं। अब बेसिक ऑपरेशन, और कोशिश करनी कि अगर आज टाइम हुआ तो इनको भी डिस्कस करें, इन 5 को। हम्म। हम डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए या तो बड़ी ब्रैकेट का, ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि डेटा फ्रेम का नाम दिया, जैसे यहाँ पे हमने DF2 था तो यहाँ पे DF2 कर लेते हैं, DF2, और टू अंदर लिखती है, और उसके बाद उसका कॉलम का नेम, कॉलम नेम यहाँ पे हमें कॉलम पूरा शो हो गया। कॉलम का नेम क्या है, नेम के नाम से कॉलम है, और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे एज चेक करनी है, खैर एज नीचे चेक हुई हुई है दूसरे मेथड के साथ। सही। एज चेक करनी है, ये क्या कह रहा है, DF2, अच्छा वो कह रहे हैं ऊपर DF2 किया तो नीचे भी DF2 करो, खाली DF हुआ हुआ था ना। कहता है ऊपर आपने हाँ। चेंज किया तो नीचे भी चेंज करो। बाजू का ये जिद करने लग जाता है, कहता नहीं यही करो ही मतलब करो, करो ही करो। बाजू का हम अपनी मर्जी का कोड लिख रहे होते हैं लेकिन वो नहीं लिखने देता। मतलब गिटहब जिद्दी भी है। थोड़ा जिद्दी भी है ये। तो अगर कभी आपने सीखना हो ना, कि सीखने के लिए खैर ये बहुत अच्छा है कि भाई आपको कोई फंक्शन याद नहीं आ रहा तो, या कोई गलती कर रहे हो तो वो आपको फ़ौरन गाइड कर देता है। या अगर आप चाह रहे हो कि मैंने अपना टेस्ट लेना है तो उसके लिए आपको इसको एरोप्लेन मोड के ऊपर लगाना पड़ेगा या नेट से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी गिटहब मैच्योर नहीं हुआ है। मिच्योर, ये बहुत ज़्यादा मिच्योर हुआ हुआ है। अच्छा। तो मतलब फिर अगर जिद्दी आपने, क्यों है? बस जिद्दी है ना, ये कहता है कि ये गलती आप कर रहे हो तो ये ना करो। तो खैर दूसरा मेथड है जिसको एट्रीब्यूट स्टाइल एक्सेस बोलते, कि कॉलम को एक्सेस करने का, कि हम डॉट लगा के भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसकी जाहिर है एक लिमिटेशन है जो पहले भी हमने डिस्कस की थी, कि अगर कॉलम नेम के अंदर स्पेस आ गई तो ये वाला नहीं वर्क कर सकता। डॉट लगा के तब तक वर्क करेगा जब तक कॉलम नेम के अंदर स्पेस कोई ना हो। तो अब जिस तरह ऊपर हमने फिल्टरिंग वाला पढ़ा था कि अगर फिल्टर करना है तो हमने सीरीज वाले क्लास के अंदर पढ़ा था कि लास्ट क्लास में, कि सीरीज को हमने लिखते हैं और साथ बड़ी ब्रैकेट के अंदर, जैसे ऊपर हमने ऊपर अभी इसके ऊपर काम ये किया है ना, कॉलम वाला, जौन सा कॉलम फाइंड करना है उसका नाम दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है कि एज हमें चाहिए लेकिन एज हो ग्रेटर देन 22, एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन देने के लिए हमें हमने बताया कि किस टेबल की एज 22 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर
हम यहाँ पे कर सकते हैं एज इज इक्वल टू डी एफ कॉलम एज। ये लाइन समझ आ गई है? जैसे हमने ये एज दिया था ना, यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट किया था, यहाँ पे हमने एज नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर डेटा फ्रेम का कॉलम एज डाल दिया। अब अगर हम एज को प्रिंट करें तो एज का पूरा कॉलम आ जाएगा। इसी तरह हम टाइप भी फाइंड कर सकते हैं एज की, कि अगर हमारे पास सिंगल कॉलम है तो वो आया डेटा टाइप, डेटा फ्रेम है या सीरीज है, सिंगल कॉलम है ना। तो जब हमने उसको चेक किया तो वो बता रहा है कि ये पांडास की सीरीज है। एक वेरिएबल, एक कॉलम निकाला है डेटा फ्रेम का, तो वो हमारे पास सीरीज बन गई है। अब हम इसकी बेस के ऊपर, इस एज वेरिएबल की बेस के ऊपर इस सब को रिमूव कर देते हैं। हम कह रहे कि एज वेरिएबल के अंदर जब 22 हो तो डेटा फ्रेम के, तो डेटा फ्रेम के जितने भी कॉलम है वो सारे प्रिंट हो जाए। अब ये देखो, जहां जहां एज के अंदर 22 आ रहा था ना, 22 या 22 से ज़्यादा, ये 22 और 23 वाली सारी वैल्यूज़ आ गई है। यानी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर डेट के ऊपर लगा रहे तो डेट, एक साल का डेटा निकालना है हमने, तो हम यूं कर सकते हैं कि डीएफ के अंदर यहाँ पे एज एज की जगह डेट वाला कॉलम लगाया और मिनिमम डेट दे दी, भाई इस डेट से बड़ी होनी चाहिए। और फिर साथ एक और कंडीशन लगा के मैक्सिमम एज दे दी, मैक्सिमम डेट दे दी कि इस डेट से छोटी होनी चाहिए। और उसको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं इस तरह करके। मिसाल, डेटा 2021 इज इक्वल, साथ दे देंगे डी एफ, जो कि अभी हमारे पास डी एफ बेसिकल नहीं है, उसके अंदर डेट वाला कोई कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे हमें डेट देनी पड़ेगी। समझ आ रही है? समझ आ रही है मुझे। तो इस बहुत तरह अच्छे। का कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे तो लगा शायद छोड़ के चले गए हो। तो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर 2021 का खाली डेटा निकालना है ना, उसके अंदर से, मतलब बड़ी शीट है, CSV फाइल हमने कोई इंपोर्ट की है, तो उसमें से 2021 का सिर्फ डेटा निकालना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो ईयर वाला कॉलम उसके अंदर हमने बनाया, उसके अंदर जो सिर्फ 2021 जिसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वो आ जाए डेटा फ्रेम, वो पूरा मतलब उसके सारे कॉलम्स आ जाए। और स्टोर कहाँ पे हो, नया एक वेरिएबल बन जाए डेटा 2021 के नाम से, और उसके अंदर स्टोर हो जाए। जैसे यहाँ पे हम, सवाल सवाल कोई है? नहीं, सवाल मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं एक चीज एक डाटा देख रहा था, कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वो तुझे भेजूँ, वो उस पर थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा जरा। सेंड कर दो भले। ये कितना रह गया ये वाला? ये तो मैंने सोचा हुआ है कि ये इसको भी आज कवर अप करना है। चलिए कवर कर लेना, फिर भेज दूंगा एंड में अगर टाइम हुआ तो। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्वेश्चन तो नहीं है, ये सारी समझ आ रही है, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, डाटा फ्रेम, ये ये बेसिक फिल्टरिंग की बेसिक। समझ आ गई, और उसके बाद जो हमने ऊपर स्लाइसिंग पढ़ा था वो भी इसी तरह काम हाँ वो करेगा, कि यस। हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम दे देंगे। और एक और चीज़, टाइप, बल्कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये टाइप वाला ना। टाइप किस तरह काम करता है, हमने चेक करना हो डेटा फ्रेम है या फिर सीरीज है, हाँ ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, तो उसके लिए ये सही है। करामत होता है। कारआमद होता है।
अच्छा, अब इन फंक्शंस के ऊपर चलते। रोज के सोचा था 10 एक फंक्शन करने। जो ऊपर भी फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं ना, हाँ उन हाँ सारों को मेथड है या फंक्शन, मेथड और फंक्शन के अंदर फर्क ये है कि जो फंक्शन होता है ना वो मॉड्यूल या फिर पैकेज या फिर जो लाइब्रेरी होती है उसको कॉल करके उसका नाम लिख के तो आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं। जबकि इसके बरक्स जो होता है मेथड होता है, वो क्या है कि हम किस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। डेटा फ्रेम जो होता है, डेटा फ्रेम हम किसी भी नाम से जो हमने बनाया होता है, मिसाल सेल्स डाटा है या फिर कोई भी जो लास्ट क्लासेस में सीएसवी फाइल जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसके ऊपर डायरेक्ट मेथड नेम लगेगा डॉट लगा के। क्या 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 क्या। फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं हम लाइब्रेरी के नाम से। ये पीडी लाइब्रेरी का नाम है ना, हाँ 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 पांडास हाँ। को जो हमने छोटा सा नाम दिया हुआ है। सही है सही है सही है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन है या मेथड है। अगर तो फंक्शन हुआ तो हमें साथ उसको लाइब्रेरी के नाम से कॉल करना पड़ेगा। अगर तो अच्छा वो मेथड हुआ, अच्छा। जैसे ग्रुप बाय, मर्ज एंड यूनिक वैल्यू, ये सारे मेथड्स हैं, तो ये किस तरह तो होंगे। डेटा डाटा फ्रेम, फ्रेम के। डेटा फ्रेम जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम दे के हम इसको कॉल करेंगे। या फिर सीरीज। हाँ, सीरीज होगी, सीरीज या डेटा फ्रेम जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो। अब इसको वन बाय वन शुरू करें, या ऐसा करते सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर लेते जो जिसके ऊपर लास्ट क्लासेस में काम कर रहे थे। ये भी तरीका सही है। डे टू वाले फोल्डर से उठा के इधर रख लेते ताकि हमें उसके पाथ ना देना पड़े। नहीं तो हम अबे कितने। डेटा सेट एक ही जगह पे रखे तो ज़्यादा बेहतर है कि बार बार डुप्लीकेट उसकी ना बने। और जिस टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे खैर इसको भी डिस्कस कर लेंगे इस तीसरे फंक्शन के अंदर। अच्छा, पहले सबसे पहले तीसरे फंक्शन को ही देखते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है। तो रीड सी एस वी, हमने डेटा फ्रेम नाम से एक वेरिएबल बना लिया। और उसके बाद ये पी डी डॉट रीड सी एस वी, पी डी डॉट रीड सी एस वी लिखे तो अब उसके बाद इसके अंदर हमने फाइल का नाम और उसकी पाथ भी देनी होती है। इसके और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है का पाथ दे के तो चेक करते हैं, क्योंकि अभी इस फंक्शन को रीड कर रहे हैं, इस फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको ताकि सही तरह से स्टडी कर सके। अब ये उसका कंप्लीट पाथ दे दिया। और उसके बाद फाइल नेम आगे बैक स्लैश डाल के फाइल नेम देनी होगी। यहाँ पे ये फाइल नेम आ गई। रीड करते देखते कोई एरर तो नहीं आता। वो अभी सही हो गया। Recording in progress. अल्लाह खैर करे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। नहीं ये तूने। मेरी आवाज डबल तो नहीं हो रही। नहीं नहीं, अब नहीं हो रही, पहले हो रही थी, एक बार ही हुई थी। ये समझ नहीं आ रही इसके अंदर एरर क्या आ रहा है। इसके अंदर एरर ये आ रहा है कि तूने जो मुझे लग रहा है कॉपी करते हुए मिस्टेक हुई है। चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नहीं। नहीं, कॉपी तो पूरा हुआ है। एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ, उसका लग रहा है मुझे बैक स्लैश का ना। गैप। नहीं, बैक गैप स्लैश जो। नहीं, गैप का मसला नहीं है। बैक स्लैश जो है ना, वो इसके अंदर यूज़ होती है बाज़ औक़ात और चीज़ों के लिए, और चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर बैक स्लैश लिखनी हो तो डबल बैक स्लैश बाज़ औक़ात लिखनी पड़ती है। सही, वही एरर था। तो यहाँ पे हमने ना बैक स्लैश जो है ना,
वो डिफरेंट और पर्पसेस के लिए यूज़ होती है एज अ प्रीफिक्स के। हम इसको पहले बैक स्लैश लिखते हैं और फिर आगे बैक स्लैश एन मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होती है। हाँ, इसी तरह बैक स्लैश एन से हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट के अंदर जाते हैं। और इस तरह बैक स्लैश के ना काफ़ी सारे और भी टास्क होते हैं। तो अब अगर हमें बैक स्लैश ही लिखनी हो तो उसके लिए फिर हम डबल बैक स्लैश लिखते हैं। अच्छा, मतलब गैप को बैक स्लैश से फिल करना पड़ता है? गैप को नहीं, जहाँ पे बैक स्लैश है ना वहां पे बैक हाँ। स्लैश दो बारी लिखनी होगी। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे बैक स्लैश थी तो वो बैक स्लैश को एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहा था। तो जब कॉपी करते हुए एक स्लैश ही होती है? कॉपी कॉपी करते वक्त तो एक ही स्लैश होती है। ये पाइथन की अपनी एक खसूसियत है, हर लैंग्वेज अच्छा की एक खसूसियत नहीं होती। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अब कुछ उस जो सी एस वी रीड सी एस वी है उसकी कुछ पैरामीटर्स शो कर रहा है। फाइल पाथ देनी है हमने, एस टी आर डिफॉल्ट। इसको कभी टाइम मिले तो इसको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खैर, इसकी बेसिक चीज़ें इसमें से देख लेते हैं। कॉलम इसको एक बार इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्टेड कॉलम को इंपोर्ट करते वक्त ही सिर्फ चंद कॉलम सिलेक्ट हो, ऐसा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर देना होगा यूज़ कॉलम के नाम से। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको बताएंगे तो वो आगे खुद ही लिख देगा काफ़ी सारी चीज़ें ना। मतलब यूज़, मुझे याद था यूज़ कॉल COL लिखना था मैंने, तो बता दिया इसने कि एस भी अंदर आ रहा है। तो उसके बाद सारा आगे का सिंटैक्स बता रहा है कि आगे आपने बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। जब भी कोई लिस्ट हो तो बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, दो तीन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यार, मर्जिंग और कॉनकेट में क्या फर्क था? मर्जिंग ऐसे होता है कि यूं समझो लेफ्ट टू राइट करेंगे ना तो वो मर्ज होगा। एक मिनट, सही। लेफ्ट टू राइट भी होता है, लेफ्ट मर्जिंग भी होती है। और ये देखो, ये एक डेटा है ना और उसके अंदर ये कोई एक की है, यानी जो दूसरे सही डेटा के अंदर भी सेम होगी। सही सही। तो इन दोनों को यूज करते हुए जब हम मर्ज करेंगे डेटा को, यूं समझो कि रो कॉलम्स के हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा, डेटा के ज्यादा कॉलम हो जाएगी। कुछ सही है। एट्रीब्यूट हमने की दे के तो दूसरे टेबल के अंदर स्टोर करवाए, तो ये मर्जिंग है। कॉनकेट ये है कि नीचे वाली साइड पे वो डेटा ऐसे लग जाएगा। अच्छा, सही 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 सही। टाइम थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, जल्दी जल्दी ये पांच चीज़ें आज कवर करनी थी और वो अभी बिल्कुल पहली के ऊपर ही अभी हमें। अच्छा, दूसरा है प्रोडक्ट नेम, बस दो चीज़ें। प्रोडक्ट कैटेगरी शो कर रहा है। उफ, इसने सारे ही आगे तक कर लिए, मैंने एक दो कर हम्म। दिए ताकि उसको सही से समझ भी सके। यूज कॉलम डज नॉट मैच कॉलम स्पेक बट नॉट फाउंड। अच्छा, सेल चैनल तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेल चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉलम नेम के अंदर, उसने वैसे वो वैसे ही डाल दिए। प्रोडक्ट कैटेगरी भी पता नहीं है कि इसने ऐसे ही डाला हुआ है। खैर, हम इधर से कॉलम इसीलिए हमने पहले इंपोर्ट किए थे ताकि यहाँ से हम एक दो कॉलम सेलेक्ट कर सके। ये मैं कह रहा था कि बाज़ औक़ात ये मस्ती करता और ये देखो अब ये जिद कर रहा है वो भी आगे और भी चीज़ें लिखो। ऑर्डर आईडी है ही नहीं, एक्सपेक्टेड कॉलम एक्सपेक्टेड बट नॉट फाउंड ऑर्डर आईडी। भाई, एक तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर एक एक चीज़ को देखना होता है। डी छोटा लिखा कहता है नहीं, ये तो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, अब देखो हमारे पास सिर्फ दो कॉलम्स इंपोर्ट हुए हैं। सही है। तो अब इसकी जल्दी जल्दी 5-7 मिनट रह गए, उसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, काउंट, वैल्यू काउंट करनी है।
अब ये मेथड है, मेथड किसके ऊपर अप्लाई होगा? डेटा फ्रेम वेरिएबल के ऊपर, जिस तरह ये कॉलम्स अप्लाई हुए। डेटा फ्रेम डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इसने डुप्लीकेट अगर कोई वैल्यू हुई ना, तो वो ये तो वो बता एक ही देगा में मर्ज कि करते। नहीं, अब ये पूरी इस तरह रो वाइज चेक कर रहे हैं, पूरी रो को चेक कर रहे हैं। हमें अगर किसी एक कॉलम के अंदर चेक करना है ना, मिसाल के तौर पे कस्टमर रीजन वाले कॉलम के अंदर चेक करना है। अब कस्टमर रीजन को हमें दूसरी तरह नहीं, लिखना एक पड़ेगा। वाली बात समझ नहीं आई, क्या कह रहा था? अगर बहुत अभी सालों में हुआ तो। अभी ये इस तरह चेक कर रहा था कि जितनी भी रो थी ना, वैल्यू हाँ। काउंट का, एक मिनट अभी देखना, वैल्यू काउंट का मतलब पहले समझ आ जाए। अब ये देखो, नॉर्थ अमेरिका 330 बार आ रहा है, मिडल ईस्ट ये 303 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि जो इस कॉलम के अंदर, रीजन वाले कॉलम के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है? एक दो तीन चार पांच वैल्यूज, टोटल यूनिक पांच वैल्यूज है। वैल्यूज है। और वो कितनी कितनी 330 बार रिपीट हो रही है। जब हमने डायरेक्ट डेटा फ्रेम के ऊपर काउंट वैल्यू को अप्लाई किया था, तब ये कर रहा था कि पूरी रो को चेक कर रहा था, पूरी रो को एक वैल्यू कंसीडर करता, यानी हर रो के अंदर ऑर्डर आईडी तो डिफरेंट थी ना, हाँ हाँ। वो तब तक रिपीट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे टू शो नहीं कराएगा, जब तक उसके अंदर कोई डुप्लीकेट रो ना हो, जिसके अंदर सारे कॉलम, सारे कॉलम्स के अंदर तो कोई ऐसी रो रो, या कॉलम? कॉलम मीन्स दैट के मतलब उसकी जितनी भी वैल्यूज है, ये दो रोज है ना, फर्ज करो ये दो रोज है, सही है। तो उसकी ये इस वाली ये वेरिएबल जो है ऑर्डर आईडी वाला, फर्ज करो ये ऑर्डर आईडी है, और ये कस्टमर रीजन, तो ये सब सारी की सारी दूसरी के साथ सेम जब तक नहीं ना होगी, तब तक वो आगे टू शो नहीं करेगा। अब समझ आ गई? सही सही सही। पूरी रो को वो एक वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो इस अच्छा। हिसाब से काउंट वैल्यू कर रहे हैं। तो हम ये कॉलम के ऊपर ही लगाते, रो के मतलब डायरेक्ट पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर इसको नहीं अप्लाई करते होते। अच्छा, उसके बाद अच्छा, दूसरी चीज, कुछ सिलेक्टेड पार्ट पे करते हैं, पूरे डाटा पे नहीं करते हैं? हाँ, पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर तुक नहीं ना बनता उसका। अब हम यूनिक वैल्यूज चेक करें, कितनी यूनिक वैल्यूज है, जो कि पहले चेक करनी चाहिए थी। ये काउंट वैल्यू से पहले यूनिक वैल्यू चेक करनी थी, चाहिए थी कि कितनी है। टोटल 5 है, जो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। और एन को हटा दो तो यूनिक वैल्यू की रे बना के दे देता है कि भाई यूनिक वैल्यूज है कौन कौन सी। एन का मतलब है नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। यहाँ पे इस जगह पे जब हमने एन का यूज किया तो बताया कि नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी एग्जिस्ट करती है डेटा फ्रेम के अंदर। तो खैर ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रीड वाला कर लिए। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के लिए यहाँ पे हमें एक आधा कॉलम और इंपोर्ट करना चाहिए। एक कॉलम हम इधर और इंपोर्ट कर लेते हैं प्रॉफिट के नाम से। ये प्रॉफिट के नाम से एक कॉलम इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे हम ग्रुपिंग वाला, ग्रुपिंग वाला खैर हम पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, खैर फिर से कर लेते हैं। डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, अब ये इसने आगे गाइड कर रहा है, टाइम थोड़ा तो इसी को समझ लेते हैं। ये खैर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कस्टमर रीजन के हिसाब से ग्रुप करेगा, यानी 5 ग्रुप यहाँ पे बनेंगे। एन यूनिक वैल्यू से हमने तक किया कि टोटल 5 यूनिक वैल्यूज है, तो 5 ही ग्रुप बनेंगे। और प्रॉफिट को सम कर देगा, प्रॉफिट वाले कॉलम को जो है वो सम करके बता देगा। अब ये टोटल प्रॉफिट उसने बता दी कि कितनी कितनी, अफ्रीका की कितनी प्रॉफिट हुई है, एशिया में कितनी प्रॉफिट हुई है, ये सारे जितने भी रीजन थे उन सारे रीजन्स की प्रॉफिट का सम बता दिए। यहाँ पे हम सम की जगह मीन भी लगा सकते हैं, और भी
काउंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। काउंट तो खैर ये वैल्यू काउंट वाला डायरेक्ट हमारे पास मेथड है, तो ये अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हमने काउंट करना है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है मर्ज। यार चलिए एंड में सवाल करूंगा, मुझे बस याद एंड करवा दियो कि क्या। बस एंड होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं। मर्ज को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा ना नहीं नहीं, कर टाइम कर लेगा। कर। ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी सिर्फ मैं बस 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा फिर मैं सवाल कर लूं। सवाल कर लो। यार ये काउंट किस बेसिस पे कर रहा है कि मतलब कि अगर नॉर्थ अमेरिका की 330 एंट्री हैं, तो फिर ये उसी को कंसिडर कर रहा है या क्या कर रहा है? ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये देखो नॉर्थ अमेरिका की 330 इंट्रीज हुई हुई है टोटल। सही है सही है। ये तो उस वो बेस के उसको ऊपर। उस बेसिस पे कह रहा है। अब ये प्रॉफिट वाला क्या सीन है इधर? प्रॉफिट ये इस तरह सवाल कर रहे हो? हाँ तो अब ये देख रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रॉफिट वाली जो है, अगर तो कोई एन ए एग्जिस्ट करती है ना नॉर्थ अमेरिका, तो डेटा के अंदर रीजन के अंदर तो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन प्रॉफिट एन ए लिखी हुई है कि वहां पे कोई प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर एंट्री की कोई प्रॉफिट नहीं शो की हुई। वही चोरी। समझ आई? अच्छा, ये दोनों डिफरेंट है। सही सवाल किया, ये वाला इससे डिफरेंट है। यहाँ पे बस वो चेक करेगा कि नॉर्थ अमेरिका की कितनी है, यहाँ पे साथ वो प्रॉफिट को भी चेक करेगा कि प्रॉफिट उसके अंदर कितनी, मतलब प्रॉफिट वाली वैल्यूज अगर तो कोई एन एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पे तो सारी नोटनल वैल्यूज है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डेटा फ्रेम डॉट हेड, तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास हेड शो हो गया, यानी टॉप 5 वैल्यूज शो हो गई है। तो अब ये देखेगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर यहाँ पे एन ने एग्जिस्ट किया ना, ये फर्ज कर लो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेगा, 329 कर देगा। लेकिन जो ये वाला मेथड है ये काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसमें नॉर्थ अमेरिका तो लिखा हुआ है ना।